हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम क्लास 9 की जो पहली चैप्टर है ना, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको आपके सिंप्लिसिटी के लिए बता दूं कि मैं पहले ही आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, जो आपकी थर्ड चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक खोल के देखो बच्चे, उसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। उसको आपको और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे वीडियो लेक्चर जाके देखो, मुश्किल से 30 मिनट की होगी। उतना करोगे तो आपका पूरा चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्या है ना, ये नंबर सिस्टम है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जनरली बच्चे 10th में पढ़ते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करा ही चुका हूँ। तो ये हो गए हैं। एंड आपके लिए मैं आपको और बता दूं कि आपकी जो पूरी क्लास 9th में आपको क्या पढ़नी है, सिलेबस ओवरव्यू भी मैं दे चुका हूँ। तो आपको पूरे क्लास 9th में क्या क्या पढ़ना है ना, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज है ना, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें भी डिटेल में केवल नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ज़्यादा कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, वही है, कमेंट्स ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। आज कमेंट ऑफ द डे को मैंने पहले शिफ्ट कर दिया है। क्यों शिफ्ट किया है? क्योंकि ये है ना, ये अभिलाष कुमार सोनी सर, ये हम मेरे मैथ्स टीचर, इन्होंने मुझे क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में मैथ्स पढ़ाई है। एंड मैं सर की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने कमेंट किया एंड आप मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं। ऐसे कमेंट्स मुझे सच में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एंड आप जो देख रहे हो ना, मैं जो कंसेप्ट आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से इनका भी उसमें योगदान है, क्योंकि मैं भी तो कहीं से पढ़ाऊँगा ना यार। तो मुझे पढ़ाने वाले हैं ये सर। एंड अपनी टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना। तो दूसरा कमेंट है, ये लोगन क्या लिखते हैं, वन बी फ्रेंड। यस, हम फ्रेंड हैं एंड रहेंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। भाई इतने दुनियादारी, पूरे वैरायटी प्रकार के दुनिया में नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे ना, क्लासीफाई कर देंगे नंबर को। नंबर अलग अलग जो प्रॉपर्टी है ना नंबर की, उसके हिसाब से हम नंबर को क्लासीफाई कर देंगे। एंड ये जो है ना, लगभग लगभग देखना, चलते चलते आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब देखो, पहला जो केस आता है ना, सबसे बेसिक है, पहला है क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटेबल नंबर। जैसे कि मैं बोलूँ ऑल काउंटेबल नंबर, जिसको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। मान के चलो, जैसे आप दुकान गए, ठीक है, आप दुकान गए, आप दुकान जाके क्या बोलोगे, मुझे जैसे भी कोई आपको एक समझ जाना है, जैसे आप कोई बच्चे हो, आपने जाके बोला मुझे एक चॉकलेट देना, दुकानदार से बोले। फिर वो सपोज दैट आप दूसरा चीज़ लेने गए, आप फिर बोले मुझे 2 चॉकलेट देना, ठीक है, आप 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट बोल रहे हो। लेकिन अगर आप उसी को जाके, वहाँ जाके आप ये बोल रहे हो दुकान वाले को कि भैया मुझे -1 चॉकलेट देना, तो इसका क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ निकला क्या? नहीं ना बच्चे। आप उसको जाके ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे 0 चॉकलेट दो, लगाएगा डंडा, भागो बोलेगा वहाँ से। तो समझ गए ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटेबल नंबर, समझे, जिसको हम काउंट करने में यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 5। एंड ये जो 3 डॉट होते हैं ना, 3 डॉट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्फिनिटी को जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब कि इसका कोई अंत ही नहीं है, जितना ले जाना चाहो अपनी मन, जितना आपका मन है उतना लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे कि जैसे ये है ना, ये बंदा है, ये बंदे के बाल को गिनना चाहूँ, ये जैसे बाल है इसके, तो इसको गिन सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक सिंपल सा एक केवल एग्जाम्पल था आपके इंटरेस्ट को जागृत करने के लिए मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर होता है। एंड उसी तरह बोलूँगा ना, होल नंबर में कुछ नहीं है, ऑल काउंटेबल नंबर तो होते ही हैं, लेकिन प्लस जीरो भी आ जाता है। जीरो इंक्लूड कर दो तो वो होल नंबर हो जाता है। ये सब बेसिक्स है, आप पहले भी पढ़ते आओ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जीरो बस एडिशनल आ गया, बाकी पूरा नेचुरल नंबर। मतलब कि ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ठीक है। ये है सेट ऑफ, एक तरह से बोल सकते हो सेट ऑफ। एक तो कम है, केवल 9 तक है, आगे भी बढ़ेगा 10 11 ऐसा करते हुए ये आगे बढ़ेगा, लेकिन जीरो इंक्लूड हो जाता है। ये हो गया होल नंबर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर को अब एक मिनट वेट अ सेकेंड। अब देखो बच्चे, इसको ना एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, एंड ये होल नंबर को ना कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल एन से कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। एंड इसके बाद है इंटीजर। इंटीजर को देखो आई और जेड से डिनोट करते हैं, आई और जेड दोनों में से कैसे भी मतलब आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या है ना, ऑल काउंटेबल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर तो है ही, ऑल काउंटेबल नंबर जीरो भी है, प्लस जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर आप क्या पढ़े थे, 1 2 3, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे माइनस 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 लगा दो, समझे। जीरो है, जीरो तो अपने आप में है ना, जीरो है, इधर पूरा होल नंबर समझ जाओ, होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो भी नेचुरल नंबर थे उसके सामने माइनस लगाते जाओ, तो वो इंटीजर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। टिपिकल हिंदी में इंटीजर में बदल जाएगा। तो इंटीजर में क्या होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं, एंड जीरो होता है, एंड
पॉजिटिव वाले सारे नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिंपल सी बात, ये क्या होता है, विच इज़ डिविजिबल बाई 1 और बाई इटसेल्फ। मतलब कि जैसे 2 है ना, दो 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 तो खुद से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, एंड 1 तो सबको डिवाइड कर देता है ना बच्चे, 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल हैं ही। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, जो 1 से डिविजिबल है एंड अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही ना, ठीक है। तो समझ गए, तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं आपके प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट विल बी नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। जैसे 1.2 को आप प्राइम नंबर नहीं बोलोगे, प्राइम नंबर बोलोगे क्या इसको, 1.2 को आप प्राइम नंबर नहीं बोलोगे। इसको अगर आपको लिखना होगा तो जैसे 1.2 है ना, तो इसको 12 तो इसको आप 12/10 में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ये सॉरी, उसको तो आगे देखते हैं, चलो ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिविजिबल हों एंड जो कि अपने आप से डिविजिबल तो हो ही, एंड 1 से डिविजिबल हो, उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसे जो भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। देखो हम एक वे में चल रहे हैं, हम लोगों ने सबसे शुरू में सबसे बेसिक को पढ़ा। सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है सबसे छोटा सेट, उसके बाद होल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया, ठीक है। जैसे कि एक कोई बच्चा है, बच्चे के यहाँ बड़ा सा थैला है, थैले में उसने पहले नेचुरल नंबर को भर दिया, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर तो सारे भर आ गए, ठीक है। एक टर्म तक ऐसा मान लो कि नेचुरल नंबर सारे भर आ गए, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर उसके बाद 0 को भी उसने भर दिया अपने थैले में, ठीक है। उसके बाद तो उसके यहाँ आया इंटीजर्स, तो ये इतना तो भर ही चुका था अपने थैले पे, फिर वो इसे भी भर दिया नेगेटिव वाले को। अब नेगेटिव वाले में ये देखो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर तो पहले ही इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि इसमें ही होंगे ना, आगे चलते 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 सारे प्राइम नंबर तो पहले ही आ चुके हैं। एंड कंपोजिट नंबर भी तो भर ही चुका है अभी। तो एक कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम ना हो, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10, मतलब कि ये तो देखो 4 है ना, 4 तो खुद से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से भी तो डिविजिबल है बच्चे। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा ना, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। इसी का मतलब ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ये 5th क्लास हो गई। एंड इसके बाद है, नोट करो, नोट कर लो इसको, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब 1 जो है ना, ये 1 नहीं प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, समझ गए ना। ये आप जनरली बेसिक बच्चे रहते हो तब से पढ़ते आते हो यार, कि 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, समझ गए। एंड इसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, नंबर विच इज़ नॉट होल। इसमें होल का सेंस कंप्लीट से है, समझे आप। 0 ऐसा मतलब समझ लो ना, वही है होल, मतलब कि ऐसे नंबर की जो कि कंप्लीट ना हो, जैसे कि 3/2 करोगे तो ये आंसर आएगा 1.5। अब 1.5 ऐसा ना देखो ना, आधा अधूरा कैसे लग रहा है, ऐसे का आधा कट गया है कहीं पे, एक तो है पूरा लेकिन ये पूरा आधा नहीं है, मतलब 1.5 दिख गया, मतलब ये कंप्लीट नहीं है बच्चे, अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे हम फ्रैक्शनल नंबर। जैसे ये है 0 पॉइंट, इसमें लग रहा है कुछ अधूरा है भाई, इसको कुछ मिल जाता तो ये 1 हो जाता, ठीक है। ये जैसे है, इसको इसको जैसे कि कुछ मिल जाता, क्या मिल जाता तो 1 हो जाता, ये 0.12 मिल जाता तो 12 मतलब हो जाता ना, 0.12 इसको मिल जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शनल नंबर है। अब इसके बाद है ना 7th क्लास, जो 7वां क्लास है, मतलब डिवाइड किया गया है, वो क्या है, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। अब देखो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। को प्राइम देखो सिंगल नंबर नहीं हो सकते, को प्राइम ना सेट ऑफ 2 नंबर होंगे। को प्राइम हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ 2 नंबर्स को। देखो क्या है ना, 2 इंटीजर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, समझ गए। अब ये क्या बोल रहा है कि दो सेट ऑफ इंटीजर हमेशा बोलेंगे कि वो दोनों को प्राइम होंगे। कब को प्राइम होंगे, जब दोनों का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, ठीक है। क्या लिखा है, नो लिखा है ना, नहीं होना चाहिए 1 के अलावा कोई, ठीक है। जैसे कि 1 एंड 2 है, तो बच्चे इसमें केवल कॉमन फैक्टर तो 1 ही है ना। जैसे अगर आप लिख दो 4 एंड सपोज दैट 6 लिख दो, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, तो ये को प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब कि को प्राइम हमेशा 2 नंबर को लेके करेंगे एंड उसमें चेक करेंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर अगर केवल और केवल 1 आता है तो वो दोनों को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। इसी का दूसरा नाम रिलेटिव प्राइम है। एंड अगर उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा भी कॉमन फैक्टर आ जाता है तो वो को प्राइम नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद है सिंपल सा चीज़ जो आप 8th में भी पढ़ के आए हो, वो है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं।
और ये क्या है कि एक कंडीशन और आ जाती है जैसे P अपॉन Q, तो Q क्या नहीं होना चाहिए, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो हो जाएगा तो भाई आप ये पढ़े हो क्या कि 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। आप कैसे जीरो से डिवाइड करोगे किसी चीज़ को, ठीक है, जब आप जीरो से कैसे बच्चे डिवाइड करोगे, नॉट डिफाइंड होती है इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा ना, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोवाइडेड कंडीशन दिया हुआ है कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, वो होगा आपका रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर हो सकता है जैसे -2/3 भी एक रेशनल नंबर है, जैसे 0/1 भी एक रेशनल नंबर है। अब ये जीरो वाला जीरो रेशनल है कि क्या है ना, ये मैं क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, 0 कुछ भी लिखो ना बच्चे, जीरो ही रहने वाला है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है जीरो। सिंपल सी बात, आपको आंसर मिल गया ना, एटसेट्रा। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में यही P/Q बस ही पूरा नहीं है ना, P/Q तो है, स्टैंडर्ड से डेफिनेशन यूज करते हैं, लेकिन इसका अलग क्या है, इट विल बी टर्मिनेटिंग। इट विल बी टर्मिनेटिंग जैसे कि मान के चलो 2.34 आ गया, तो ये 3-4 के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे और नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब स्टॉप, टर्मिनेट मतलब रुक गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, एंड इसका रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। कहीं किसी मोमेंट पे जाके उसका रिमाइंडर जीरो आ गया, जैसे कि क्या ले लूँ, 15 ले लेता हूँ, 15 को मैं कर देता हूँ 3 से डिवाइड, तो 3×5 जब 15 होता है, तो ये हो गया पूरा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया जीरो आपका, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया ना इधर, तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब कि टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, मतलब टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात, जैसे कि आप डिवाइड कर दो 22 को, ले लो ना, सपोज दैट 22 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, एंड फिर ये आपका पॉइंट लगा देता हूँ, तो फिर से 5.5 इस तरह से हो जाएगा ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, भले डेसिमल लगा यहाँ पे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका भी रिमाइंडर जीरो हो गया ना। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग क्लास बोलते हैं ऐसे को, जो कि टर्मिनेट हो जाए, एक समय के बाद ख़त्म हो जाए, उसके बाद डेसिमल नहीं आए, फिर क्या है, इट विल बी रिपीटिंग। अब ऐसे नंबर भी आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 2.3333 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, एंड इसी को लिखने का अलग तरीका क्या है, 2.3 लिखो एंड ऊपर में एक डंडी लगा दो, एक बार लगा दो। ये बार क्या शो कर रहा है कि 3 ना थ्रू आउट पूरा रिपीट होते जा रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं बच्चे, 1/3 ले लें, तो 3 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 से शुरू में जीरो में जाएगा, फिर 1 ना, फिर ये जीरो हो जाएगा, तो 3×3 = 9, तो 0.3333333333 चलते जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.3 ऊपर में एक डंडी लगा दो। मतलब अगर मैथ्स कोई पढ़ा है तो ये समझ जाएगा कि ये रिपीटिंग क्लास की बात कर रहा है। और ये जो होगा ना, अगर वो टर्मिनेट हो जा रहा है, दोनों में से एक भी कंडीशन हुआ तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी नंबर, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। या तो वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, उसका रिमाइंडर पूरी तरीके से जीरो आ जाए, या तो वो हो सकता है कि वो 2.333333 रिपीट होते जाए, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्लास है वो है इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसे तो पहले देख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड्स आपके बुक में भी दिया हुआ है। वी कांट बी रिटर्न इन द इट, अच्छा विच है, ओके, विच कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्यू तो पहली बात, तो क्यू तो पहली बात जीरो हो ही नहीं सकता, डिनोमीटर में कुछ चीज़ जीरो होना ही नहीं चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। P एंड Q इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन ये आप ये इसमें ये बोल रहे हैं ना कि उसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ ना इसका, जैसे 22 बाई सॉरी वेट अ सेकेंड, जैसे पाई है ना, पाई तो आपका एक इरेशनल नंबर है, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की रियल में वैल्यू क्या होती है, पाई की रियल में वैल्यू होती है 22/7। अब ये आपको क्या P/Q फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चे 22/7। लेकिन ये आ गई, ये जो डेफिनेशन है ना, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हाँ कंप्लीट है, कुछ हद तक कंप्लीट है जूनियर्स क्लास के लिए, लेकिन आपके जो क्लास में ना ये कंप्लीट नहीं है। P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते,
ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। जैसे 22/7 को तो पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सक रहा हूँ ना, तो इसके बाद क्या बोलूँगा, जो दूसरा कंडीशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। मतलब कि देखो जैसे कि उस समय कर रहे थे ना, उस समय या तो 2.34 किसी समय पे टर्मिनेट हो जा रहा था, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा था रेशनल में, या फिर क्या हो रहा था जैसे 2.3333 चलते जा रहा है, तो ये तो हो गई थी रिपीटिंग क्लास की बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि टर्मिनेट भी ना हो एंड रिपीट भी ना हो, जैसे कि 2.1682 ब्ला ब्ला मैनी मोर पूरा चल रहा है, 006, कोई रैंडम वैल्यू नहीं है, एकदम कोई भी एकदम ऑर्डर नहीं है, रैंडम चल रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। जैसे कि पाई की वैल्यू होते है 3.14 दुनियादारी, ऐसे ऐसे चलते 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 और ये रिपीट नहीं होती। तो इसीलिए क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। मतलब अब कंप्लीट डेफिनेशन आपको पता चला कि ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन और एक कंडीशन आ जाती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब कि जो टर्मिनेट भी ना हो एंड रिपीट भी ना हो, ऐसे क्लास को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, एंड आपको बता दूं मैं पाई एक इरेशनल नंबर है। ये सारे जो नंबर है ना, ठीक है, ये आपके इरेशनल नंबर है। जैसे कि जो भी प्राइम नंबर है ना, सपोज दैट जो भी प्राइम नंबर है उसके ऊपर में √ डाल दो, तो ये 7 भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। जो भी प्राइम नंबर है उसके उस पर √ लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये थी आपकी इरेशनल नंबर। अब देख लो मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दिया है, आपको क्या याद रखना है। एंड ये सबको देखो, रियल नंबर तो मैं बताना ही भूल गया, ये सारे नंबर है ना रेशनल प्लस इरेशनल, इसे मिला के रियल नंबर बोलते हैं। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर के बाद उसमें 0 अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये दोनों मिलके हो गए होल नंबर। एंड होल नंबर में अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो वो दोनों मिलके हो गए इंटीजर। एंड इंटीजर में जब मैंने फ्रैक्शन डाल दिया, मतलब 2/3 डाल दिया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, रेशनल नंबर। इंटीजर में तो 1 2 3 आ रहे थे ना बच्चे, 1 2 3 सब आ रहे थे, लेकिन जो 1 एंड 2 के बीच में जो दुनियादारी 1.1 होता है, 1.2 होता है, ये सब इंक्लूड कर दिया, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया ना। फ्रैक्शन इंक्लूड हुआ तो ये दोनों मिलके हो गए रेशनल नंबर। एंड जो है ना ये इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर भी हो गया। इसके बाद भी होते हैं क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, लेकिन उसको आप मत जाओ, अभी कोई मतलब नहीं है। आप तो उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को मिला देंगे ना, तो ये दोनों को मिला के हो जाते हैं रियल नंबर। एंड आपको एक बात बता दूं कि रियल नंबर है ना, रियल नंबर को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन में हम प्लॉट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था ये, मतलब है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। रियल नंबर लाइन में जो नंबर लाइन होती है ना, उसमें हम दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे आएगी। ठीक है, कितना अच्छा कंसेप्ट है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर है ना सबका दादा है बच्चे, रियल नंबर सबका दादा है। रियल नंबर के बाद इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो छोड़ो सबको, रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर के अंडर ये सारे नंबर आ जाते हैं। मतलब रेशनल प्लस, सीधी सी बात, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू रियल नंबर। एंड अब देख लेते हैं कि ये रियल नंबर को इरेशनल नंबर है ना, जो आपको तो पहले से पता है ना कि आप रेशनल नंबर को दिखा सकते हो नंबर लाइन में। लेकिन अब हम देखेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो सपोज दैट कि ये है ना, ये ऐसा है आपका, थोड़ा सा माइंड करना, अच्छे से सुनना, ये 0 है एंड ये 1 है। ठीक है, तो आपको अगर √2 नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो 1 यूनिट है ना। आपको सिंपल सा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अब ये आप हो सकता है आप राउंडर की मदद से करो कि यहाँ 90 डिग्री बना के करो। ठीक है, जैसे करो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। 90 डिग्री जब बन जाएगा तो ये 1 यूनिट का एंड ये 1 यूनिट का, फिर इसको आपको ज्वाइन कर देना है ऐसे। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ये है ऐसा, ये है 0, ये है आपका 1, एंड यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट हो गई। ये नहीं, ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट की ही ड्रॉ करनी है। 1 यूनिट √2 ड्रॉ करना सीख रहे हैं अपन ना, 1 यूनिट। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो बच्चे ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, हाइपोटेनस की वैल्यू √2 1 + 1, तो ये क्या होगी √1 + 1, तो ये √2 जनरेट कर देगी ना, √2 जनरेट करेगी, मतलब ये लेंथ √2 हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस है क्या, ये लेंथ √2 हो जाएगी। एंड आपको अब क्या करना है, देखो हम लोग क्या किए, ये है 0, ये है आपका 1, एंड 1 यूनिट ऊपर चले गए ऐसे, 1 यूनिट ऊपर चल गई, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा क्या आपका, ये आपका √2 हो जाएगा। एंड आपको अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जो राउंडर की जो नुकीली जो नीब होती है उसको यहाँ रखना है, एंड आपका पेंसिल को यहाँ पे ऐसे रखना है, एंड यहाँ से आपको ऐसे एक
आर्क ड्रॉ कर देनी है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने राउंडर की नींव रखी हुई है एंड यहाँ पे पेंसिल को सेट कर दिया एंड इसी के अकॉर्डिंग ऐसे करोगे तो ये तो पूरा एक सर्कल जनरेट करेगा ना। इसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या? जैसे ये है ना, ये ऐसे ये एक सर्कल जनरेट करेगा। मतलब कि सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये √2 है तो रेडियस तो हर जगह सेम होगा, तो ये भी √2 होगी, ये भी √2 होगी। तो आपको क्या समझ में पड़ा कि यहाँ तक तो 1 थी वैल्यू, लेकिन अगर ये जो पॉइंट यहाँ पे नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगी तो ये लेंथ पे तो √2 होगी। कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये लेंथ भी तो √2 होगी। मतलब कि √2 की वैल्यू क्या आ गई? अगर ये 1 थी तो ये आ जाएगी आपकी √2 की पोजीशन नंबर लाइन पे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से √2 तो आप लोगों ने बना लिया ना। √2 तक के लिए यहाँ तक का प्रोसीजर था। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे एक 90 डिग्री बनानी है। अरे रुक जाइए, सॉरी, ये है ऐसा, ये 0, ये 1, फिर ये तो था √2, इतना लेंथ आया। फिर आपको यहाँ पे बेस मान के आप इसको कॉपी समझना, ठीक है। अब यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाओ 1 यूनिट की। तो ये तो बच्चे √2 है एंड ये इसको अगर ज्वाइन कर दोगे ऐसे तो ये √2 और ये 1 है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1, तो ये √3, इसकी लेंथ √3 आ जाएगी। एंड आपको क्या करना है, जब ये लेंथ √3 आ गई ना, ये √3 आ गई, तो अब आपको राउंडर की नीब को यहाँ रखना है, ठीक है, एंड पेंसिल को यहाँ रखना है। फिर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, सर्कल ड्रॉ करना है। फिर तो आपको क्या पता चलेगा कि √3 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। एंड आप इससे अब ना कोई भी नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हो। क्या करना है, जैसे आपको √5 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करोगे? आपको तो कंसेप्ट आ गया। ये 0 है तो इसको 2 यूनिट ले लो ना, 2 यूनिट ले लो और यहाँ से 1 चले जाओ ऐसे। ये 2 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गई। अभी इस लेंथ को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये तो √2 का होल स्क्वायर होता है आपका 4 प्लस ये 1 का तो 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये हो गया √5। मतलब ये लेंथ हो गई √5। फिर से वही राउंडर रखना है, यहाँ पे राउंडर की नीब जो नुकीली नीब होती है, यहाँ पे पेंसिल रखना है, इस पॉइंट पे पेंसिल। फिर यहाँ से ऐसे आपको एक आर्क खींच देनी है। तो ये जो पॉइंट आएगी ना यहाँ पे, ठीक है, ये 2 थी, यहाँ जो पॉइंट आएगी ये √5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि आपको सपोज √17 अब रिप्रेजेंट करना है, तो आप तो क्या करो, ऐसे है ना 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सिंपल सी बात, 4 ले लो क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड इसको तो 1 ही लेना है बच्चे, इसको 1 ही ले लो। ठीक है, फिर इस लेंथ को आप ज्वाइन कर दो ऐसे, इस लेंथ को ज्वाइन कर दोगे तो ये तो 4 यूनिट है, इतने से इतने तक की लेंथ, ये 4 यूनिट है एंड ये 1 यूनिट है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना कि ये लेंथ कितनी आएगी। ये लेंथ आएगी, अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या डिस्कस करूँ, तो ये लेंथ हो जाएगी 16 + 1, तो ये √17 हो जाएगी। फिर वही करना है काम, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको राउंडर की नीब को रखनी है, फिर यहाँ पे पेंसिल रखनी है, फिर यहाँ से ऐसे आपको एक क्या लेना है, आर्क ड्रॉ कर देनी है। मतलब ये सीधी सी बात सर्कल ही जनरेट करेगा ऐसे, क्योंकि रेडियस मान के कर रहे हैं ना, तो ये जितनी लेंथ होगी ये रेडियस, यही वो लेंथ होगी ये रेडियस। मतलब ये दोनों लेंथ सेम, तो ये अगर √17 है ना ये लेंथ, तो ये लेंथ भी √17 होगी। ये जो पॉइंट है तो ये √17 रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब आप मूव कर लेते हैं ना हम क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो क्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट दिया है आपको। फिर बताना है क्या ये फॉल्स है, ये समटाइम्स ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, नॉन ऑफ द। अपना एक आंसर टिक करो। 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ 0 एक रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब हमेशा मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सिंपल मतलब सिंपल सी बात, स्टेटमेंट उसे कहते हैं जो कि या तो पूरी तरह से ट्रू हो या तो पूरी तरह से फॉल्स हो। तो ये क्या है ना, 0 इज अ रेशनल नंबर बोला है, तो 0 इज अ रेशनल नंबर है, तो ये तो क्या या तो ऑलवेज ट्रू होगा। समटाइम्स वाला केस नहीं आना चाहिए, समटाइम्स हटा दो, ये नन ऑफ द अबव है, हटा दो। तो क्या है, ऑलवेज ट्रू। 0 एक रेशनल नंबर है, आप 0 को 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, 0/4 लिख सकते हो, कुछ भी लिखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 ही तो आना है। तो 0 को P/Q फॉर्म में लिख तो सक रहे हो, तो मतलब कि ये एक रेशनल नंबर है। ऑलवेज ट्रू होगा आंसर, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। एंड इसके बाद मूव करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी जो ये है, ये चारों में से, पांचों में से कौन सी ट्रू है। सिंपल सी बात है, ट्रू या फॉल्स हम चेक करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सॉरी। देखो यार, रियल नंबर किससे बनता है, रियल नंबर बनता है आपके इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये दोनों को जब मिला देते हैं तो ये बनता है आपका रियल नंबर। तो सिंपल सी बात है ना कि हर इरेशनल नंबर तो रियल नंबर है ना, क्योंकि ये बड़ा भाई है, इसके अंडर आते हैं ये सब, इसके अंडर आते हैं ये सब। रियल नंबर तो बड़ा भाई है, ये है रियल नंबर, ये है सबसे डॉन, इसके अंडर आते हैं इरेशनल एंड रेशनल, ठीक है, इरेशनल एंड रेशनल आते हैं। तो भाई
हर इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा ही ना, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल हो ज़रूरी नहीं ना, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखता है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब जो ये रियल नंबर है ये तो या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर, पूरा रियल नंबर इरेशनल ही हो, नहीं ना भाई, रेशनल भी हो सकता है। तो ये होगा ट्रू, तो हो जाएगा फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, सेकंड हो गया फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, एंड होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। तो इसमें क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सिंपल सी बात, ये तो नेचुरल नंबर था एंड ये होल नंबर था, तो हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर तो है ना यार, तो ये हो जाएगा थर्ड भी ट्रू। एंड इसके बाद क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर बोल रहा है। होल नंबर में क्या आता है, 1 0 1 2 3 4 आता है। इंटीजर में तो माइनस भी चले जाता है। तो हर इंटीजर होल नंबर कहाँ से है, माना कि जीरो के बाद जो चल रहा है वो सब हैं आपके क्या, इंटीजर हैं, लेकिन इधर वाली केस तो भग गई ना, इधर वाली केस भग गई, मतलब कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर गलत है, क्योंकि माइनस वाला भी आ गया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये बोल रहा है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमें बोल रहा है रेशनल नंबर। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे 1/2, 1/2 होल नंबर है क्या, आपके डिक्शनरी में ऐसा बताया गया है क्या, मैं आपको ये बताया क्या अभी कि 1/2 आपका होल नंबर होता है, नहीं होता ना। होल नंबर होता है 1 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है ना। लेकिन अगर ये 0 से 1 के बीच में तो रेशनल नंबर आ जाएगी ना, 0 से 1 के बीच में सपोज डैट 0.5 आएगा, तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 तो एक रेशनल नंबर है, तो क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर होगा। हर रेशनल नंबर होल नंबर बोल रहा है। हर रेशनल नंबर मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं रेशनल नंबर, वो सारे होल नंबर है क्या, नहीं है बच्चे। तो 1 2, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, कौन कौन से ट्रू है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये सही है। ये दूसरा है, ये फॉल्स है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये सही है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये गलत है। एंड एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी गलत है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ओके ओके, सारा सही है, समझ में आ गया ना। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अब देखो क्या है ना, ये आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब आप लिखोगे कैसे, देखो 5 लिखने हैं बोले हैं ना, तो आप सिंपल सा 5 + 1 कर दो। 5 + 1 करोगे तो 6 आएगा ना। हमेशा इसी करना, जितना भी लिखने बोला है ना उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया, उसमें एक जोड़ दो। एंड उसको क्या करो ना, लाओ इधर, ये जो नंबर आ गया ना इसे उठा के ले आओ। उठा तो सकते हो ना, उठा के ले आओ इधर, इंटू 6 कर दो, नीचे में 6 कर दो। अब ऊपर भी किया तो कोई हार्म होने वाला है क्या, कोई गलत काम कर दिए क्या, ऊपर डिवाइड भी कर दिए और नीचे डिवाइड भी कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिए, कोई गलत काम थोड़ी नहीं किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि 5 लिखना था तो इंटू 6/6 एंड 4 इंटू 6/6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18/6। काटना मत बच्चे, काटना मत प्लीज़। 3 आपको फिर से वही आ जाएगा, मतलब फिर 6 4 जा 24/6। एंड इसके बीच में क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 18 के बाद आता है 19/6। ठीक है, फिर 20/6, फिर 21/6, फिर 22/6, फिर 23/6। ये आ गए ना, ये आपके आगे रेशनल नंबर। ये 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर। इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, जितने नंबर बोल रहा है ना लिखने के लिए उसमें एक प्लस करो, लाओ नंबर को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एंड जो जिस नंबर पे बोल रहा था मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो 18 है ना इसको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक बढ़ाते जाओ। सिंपल सी बात। तो ये आ गया ना 5 रेशनल नंबर, अपन ने आसानी से लिख दिया। एंड इसके बाद सिंपल सा क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, वही चीज़ है, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 5 रेशनल नंबर बोल रहा है, तो 5 + 1 कर दो ना यार। 5 + 1 कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, देखना माइंड इट की डिनोमिनेटर पहले सेम कर लो, समझे। इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, नहीं तो उस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, फिर वो प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 6, तो इंटू यहाँ 6 कर दो, यहाँ 6 कर दो, यहाँ भी इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो। कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया आप, 6 6 कर दिए। तो ये हो जाएगा, वेट अ सेकेंड सॉरी, क्या से, तो 3 × 6, एक मिनट डायरेक्ट लिखता हूँ, 18/5 6 जा
30 हो जाएगा। कट मत करना बच्चे, कट प्लीज़ मत करना। फिर ये ऐसा 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 ऐसा, फिर ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन, 6 से ना, तो ये 24/30 हो जाएगा। तो इसके बाद वही कर दो, 19/30, 20/30। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, मैथ्स बहुत आसान है, समझिए। 9th की 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। आ गया ना, आ गया ये 5 रेशनल नंबर। कोई नंबर नहीं कटने वाला आपका, एकदम आसानी से मैंने आपको समझा दिया। एंड इसके बाद क्या है, इरेशनल नंबर इज। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इरेशनल नंबर इज। इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेटिंग होता है क्या इरेशनल नंबर? नहीं होता। रिपीटिंग होता है क्या? नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, लेकिन एक और कंडीशन होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग चलो तो कोई केस में, जैसे 2.33 है, 3 चलते जा रहा है, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। 3 ऊपर में बाहर लगा दूंगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। इसको अगर करेक्ट करना है कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2.31 कुछ भी चल रहा है, कुछ भी रैंडम लिखो, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है अपना अंधाधुन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी होगा आंसर। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, लेकिन मैं रिपीटिंग ही यूज करता हूँ। एंड अगला क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ़ नॉट देन, सॉरी थोड़ा, इफ़ नॉट देन गिव वन एग्जाम्पल। जैसे कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है ना यार, तो आवाज़ जनरली थोड़ी दब जाती है। देखो क्या बोल रहा है कि जो हर पॉजिटिव नंबर है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं अंडर रूट लगा दूँ, तो क्या वो इरेशनल होगा? हर नंबर इरेशनल होगा? नहीं बच्चे। अंडर रूट 4 है ना, अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2। तो ये तो दोनों पेयर बन गए ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे 2। तो 2 तो नहीं है ना, 2 तो क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है और एक रेशनल नंबर भी है, 2/1 लिख सकते हो ना। तो सिंपल सी बात कि हर स्क्वायर रूट, मतलब पॉजिटिव नंबर का, हर पॉजिटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो इरेशनल नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर आप कोई भी, जैसे कि इवन नंबर का आप स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है, इवन नंबर का आपने स्क्वायर रूट कर दिया, जैसे कि आपने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया, जैसे कि 16 का आपने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये तो 4 आ जाएगा ना। ऐसे ही आपने 4 का स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये 2 आ जाएगा ना। तो ये 2, ये तो रियल नंबर लिख रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड रिपीट वाला कंसेप्ट तो आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए। तो क्या है, ये हो जाएगा फॉल्स। एंड इसका एग्जांपल आप दे दो, जैसे एग्जांपल आप अंडर रूट 4 लिख दो कि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जबकि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देखो अगला क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में आपको डिस्कस किया, को प्राइम को रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम नंबर कभी भी ना अकेले में नहीं किया जा सकता, अकेले नहीं, ये दो दो सेट में, ठीक है, आप इसको ए कर सकते हो। को प्राइम क्या होता है, जिसके यहाँ केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक ही कॉमन फैक्टर हो। तो देखो 1 2 एंड 1 में क्या कॉमन फैक्टर आएगा, 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा ना। लेकिन 5 और 10 में करोगे तो इसका 1 कॉमन फैक्टर आएगा और 5 भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा। केवल केवल अपन को 1 चाहिए था। 2 और 3 में केवल 1 कॉमन फैक्टर आएगा, एंड 2 और 8 में क्या क्या कॉमन फैक्टर आ सकता है, 1 और 2 कॉमन फैक्टर आएगा। तो समझ रहे हो ना, इसमें और इसमें तो होगा नहीं। मतलब कि सेट ऑफ को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये होगा एंड सी होगा। समझ में आ गया? ओके, अब क्या बोल रहा है, राइट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में आपको 5 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, 2.1 कुछ भी लिखो ना यार, 2.1 8 0 6 2, जो आपको मन में आ रहा है, रिपीट मत करना, कुछ भी ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये तो लिख लिया, 1 आ गया, 2.1 आ गया, जैसे 2.2 डिंग 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 डिंग। अपने मन से लिखने में आप स्वतंत्र हो, कुछ भी लिखो, रिपीट मत करना बस। ठीक है, रिपीट मत करना मतलब कि कोई भी रैंडम वैल्यू लिखते जाओ। मतलब जैसे कि रिपीटिंग भी 2 टाइप का होता है ना, जैसे 2.18 18 18 18 ऐसे। तो 1818, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.18 बार। तो ये 1818 रिपीट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही 2.325 है, 325 है, 325 है, तो इसमें 325 रिपीट हो रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, जैसे 2.1690001286, कुछ भी लिखो, कुछ भी, बस टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो लिख सकते हो ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है इसमें। ठीक है, आराम से लिख सकते हो। ओके,
एंड वही है कि आपका ये पहला लेक्चर बेसिक लेक्चर था, ये आपका ख़त्म हो गया। देखो ये जो है ना, ये है मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। आपको मैं जान रहा हूँ कि आपको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखो यार, नोट्स है ना, आप कितना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करो के, लेकिन अगर आपको रिवाइज जल्दी जल्दी करना है, नोट तो बनाओ बोलता हूँ मैं, नोट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपको जल्दी रिवाइज करना है ना, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे जगह में, जहाँ पे आपको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखो मैथ्स की वीडियो ना जनरली थोड़ी लंबी बनती है यार, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्कस करना रहता है, कुछ करना भी रहता है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस करने रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ता है ना, इसलिए मैथ्स की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी लंबी जाएगी। ये मत सोचना कि कम, अब देखो कम में नहीं निपटा सकते। आपके जब आप क्लास में जाते हो तो आपकी 40-40 मिनट की क्लासेस लगती है ना, तो आप उसमें एक पीरियड पढ़ते हो और उसमें भी सर को कितना समय लगता है। लेकिन हम जो है ना पहले से कंटेंट तैयार कर रही है मेरी मयंक सर क्लासेस, क्लास 9th की ग्रुप, ठीक है। मेरी जो वीडियो है ना, मेरी वीडियोस सारी आपकी, अभी तो इस वीडियो में मैं केवल आपके एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो अभी कोर्स चल रहा है ना, इसमें मैं केवल एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। एंड जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम्स लाऊंगा ना बाद में, ठीक है, जब ये सारे, क्योंकि अभी मेरे को मेन फोकस आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। मैं आपकी जो पहली चैप्टर, दूसरी चैप्टर कम से कम पॉलिनोमियल, और तीसरी चैप्टर तो हो ही गई है, चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड लाइन्स एंड एंगल है। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मैं आपकी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपका पूरा सिलेबस ना हो, घबराना मत, लेकिन आप जब अपने स्कूल जाके कम से कम स्टैटिस्टिक्स जैसे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इतने आसान आसान चैप्टर तो कर ही सकते हो ना आपके टीचर से। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम अपना पूरा बेस्ट करने का ट्राई करूँगा कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, कि क्योंकि मेरे को भी अभी बहुत सारे काम्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम आ रहे हैं। तो ये है, ऐसा मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, सारे वीडियो लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज तरीके में आपको वहाँ पीडीएफ नोट मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप मेरी ज्वाइन कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। ओके यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत देर, बहुत लंबी वीडियो बनी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, लाइक मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो आपको इधर उधर लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अभी तो अपना चैनल जो है ना, अपना चैनल अब यूट्यूब के, अगर आप मयंक सर क्लासेस सर्च करोगे ना, तो शुरू में नहीं होगा, क्योंकि पहले से 2-3 एजुकेटर हैं, वो अपना उसी नाम से एक कर चुके हैं, वो कई सारे वीडियोज़ डाल चुके हैं। लेकिन पहले जो था ना, मेरा नाम नहीं आता था, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे मेरा नाम आता है मयंक, एंड मेरी फ़ोटो दिखती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। एंड मैं भी तो अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, डेली रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। आपको लॉकडाउन में मैं पढ़ाई की वेल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो इसका डेफिनेटली आपका ही फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एंड आप जाके अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर देना। मुझे ये जो आपकी पहले आपकी नंबर सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करने में मैक्सिमम 6 लेक्चर लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बाद में क्वेश्चंस तो मैं डालूंगा, वो अलग बात है, एनटीएससी है, एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन एंड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डालूंगा। लेकिन अभी जो है ना, हम लोग एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप पहले कंप्लीट करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा के देखो। देखो मैं आपको बता दूं, आपका 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज तक आपका कंटेंट जो था वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। आप जाके इन दोनों एक्सरसाइज को बना सकते हो। एंड जो बाकी बच गई आपको, लगभग इस चैप्टर में लगभग नहीं में 5 एक्सरसाइज या 6 एक्सरसाइज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये तो बेसिक्स था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत लंबी हो गई वीडियो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कंसेप्ट है तो कंसेप्ट क्लियर तो करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।